नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का संचयन भाग 2 का पाठ दूसरा सपनों कैसे दिन पढ़ेंगे। तो आज का भाग ये तीसरा भाग है। इससे पहले हमने 2 भाग पढ़ लिया है। तो आज ये तीसरा भाग पढ़ने से पहले थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ये बुक संचयन का जो तीसरा भाग है, उसके जो लेखक सपनों कैसे दिन के लेखक गुरुदयाल सिंह है। अब जो थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो लेखक जब बचपन के दिन की अपनी कथा बता रहे हैं, तो छुट्टियों के समय में अपने ननिहाल जाना, खेलना, मस्ती करना, तालाब में नहाना, चोटी पर चढ़ना, रेत की टीले पर जाकर पूरा शरीर रेत में भिगोना, स्कूल का होमवर्क, वेकेशन की जो छुट्टियां है 35 दिन की छुट्टियां वो गिनते शुरू करना, स्कूल का जो होमवर्क मिलना है उसको डिवाइड करना, स्कूल का आकार जो एच आकार का आकार है, इनके बीच में लॉबी और दोनों साइड कमरे, पहले ही प्रिंसिपल साहब हेडमास्टर की ऑफिस, दरवाजे के आगे हमेशा चीख लटकती रहती है। और क्लास में जो एक ओमा का बहन का चित्र प्रस्तुत किया था, तो ओमा की बात जो कही थी कि वो एक बेढब सा हांडी जैसा उसका बड़ा सिर, गालियां देने में वो माहिर, लड़ाई में हमेशा वो सिर से वार करता है। केवल 4 फुट का वो ठिंगना सा लड़का था, आंखें बिल्ली जैसी, चेहरा उसका बंदरे जैसा था। उसके सिर की जो जबरदस्त चोट लगती है तो उसे 3 गुना बड़े लड़के भी करा उठती, दुख के मारे, दर्द के मारे उसे करा की आह निकल जाती है। और हमेशा लड़कों को सिर से टक्कर मारता था। उसके सिर का नाम ये रेल बम्बा टक्कर का नाम रखा हुआ है। उसके बाद आता है पीटी साहब का भाई, बहुत ही सख्त स्वभाव का है। प्रार्थना के समय जब लाइन में रहते हैं तो पीटी मास्टर प्रीतम चंद लड़कों को हमेशा कतार में रखने का प्रयत्न करते हैं। लड़के उससे बहुत ही भयभीत होते हैं कि कोई भी लड़का लाइन से बाहर ना निकले, वो सभी ध्यान रखते हैं। अगर जरा सा भी बाहर निकले तो सीधे प्रीतम चंद है उसके ऊपर बाज की तरफ, जैसे अपने शिकार पर झपट्टा मारते उसी तरफ झपट पड़ते थे। सामने हेडमास्टर का जो स्वभाव की बात की गई है, तो वो बहुत ही नरम स्वभाव, हंसमुख स्वभाव थे। वे अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे अपनी आंखें झपकाने लगते थे तथा लड़कों को गालों पर हाथ की उंगली, उल्टी उंगली की चपट लगाते हैं। बहुत ही आस्ते से, धीरे से चपट लगाते हैं। उन्हें नमकीन जैसी, पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी। अब उसी समय जब परेड करते हैं तब शाबाशी का मोह होता है। एक अच्छी सी परेड हम पार कर लेते हैं और प्रीतम चंद पीटी साहब जब शाबाश कहते हैं, वेरी गुड कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो बच्चे की खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे। मतलब एक ये शाबाशी का मोह है, उसी वजह से स्कूल जाते हैं। परंतु जो स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय उन्हें रंगीन झंडियाँ हिलाने का मौका मिलता था तो बहुत मजा आता था। जब लड़के बिना गलती किए झंडियाँ हिलाते, फहराते, ऊपर नीचे करते हैं तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते थे। उसे शाबाशी मिलते हैं, उसे पाकर लड़कों को लगता था कि मानो उन्हें फौज का कोई तमगा, पड़ाव, कोई लश्कर जीत लिया हो। उन्हें पीटी की गुड़ शेष गुड़ों से अधिक मूल्यवान प्रतीत होती थी। यानी कि पीटी के अलावा जो 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, और उसमें जो शिक्षक ने गुड दिया है, वेरी गुड दिया सभी चैप्टर में, उससे विशेष लगता था, मूल्यवान लगता था, कीमती लगता था। अब उसके बाद पुरानी किताबों की बोरियत, कंटलजनक और आगे का अभ्यासक्रम और उसे मायूस, उदास हो जाते थे। तो लेखक को हर वर्ष नई पुस्तकों की बजाय, क्योंकि प्रिंसिपल की मेहरबानी थी कि वो आगे पढ़ने वाले बच्चे के पास से वो बुक लेकर आते थे और यहाँ लेखक को देते थे बुक। तो पुरानी पुस्तकें मिला करती थी और हेडमास्टर शर्मा जी किसी धनाढ़िए बच्चे को पढ़ाते थे, उसकी किताब ला कर उसे देते थे। और पढ़ने का यही कारण है कि मैं आज तक पढ़ सका, क्योंकि उसके कुटुंब में
वही अकेला लड़का है जो यहाँ तक पढ़ा है। उसके अलावा भी पेंसिल होल्डर या मुश्किल से दो रुपया खर्च होता था, पर उतना भी मुश्किल था उसके लिए। और उसके बाद जो अंग्रेज सरकार है वो फौज में भर्ती होने का दृश्य जो नाटक दिखाते थे। दूसरा विश्व युद्ध निकट आया और नाबार रियासत का राजा अंग्रेजों की गिरफ्तारी में से मर चुका था, उसे पकड़ लिया था और उसी जेल में ही वो मर गए थे। राजकुमार अभी पता है कि विलायत में पढ़ रहे हैं, फिर भी अंग्रेज सरकार नाबार रियासत के जो नवयुवक है उसे अंग्रेज सेना में भर्ती होने के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं, पर लोग बहुत कम जुड़ते हैं। तो इसके लिए अंग्रेज सरकार अपने गवर्नर या तो अपने ऑफिसर के साथ यहाँ गांव में आते हैं और नाटक मंडली के साथ नाटक दिखाते हैं और लश्कर में भर्ती होने का फायदा बताते हैं। तो लास्ट में हमने वो पढ़ा था कि फौज में भर्ती हो जा रहे रंगरूट, यहाँ तुम्हें फटे हुए बूट मिलते हैं, वहाँ आओगे तो अच्छे अच्छे बूट मिलेंगे, अच्छा कपड़ा मिलेगा, वर्दी मिलेगा, कोट मिलेगा। उसी प्रकार नाटक के द्वारा फुल बूट को लोभ दिखाकर भर्ती करना चाहते थे और गाना गाते गाते भर्ती हो जा रहे रंगरूट। तो उसमें बहुत सारे लोग स्वाभाविक है कि घर पर परिस्थिति अच्छी न हो और उससे लालच होकर बहुत सारे अंग्रेज में भर्ती भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अब यहाँ तक आगे फिर जो पढ़ा था अब आगे हम पढ़ाई करते हैं कि भर्ती हो जा रहे रंगरूट, और इन्हीं बातों से आकर्षित हो जाते हैं कुछ नौजवान और भर्ती के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है यहाँ गरीबी देखी हो, परिस्थिति अच्छी न हो और वहाँ पर ये सारी सुविधा मिल रही है तो भर्ती हो जाते हैं। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं, अपने मन में अनुभव करते हैं, फील करते हैं कि मैं भी कम नहीं हूँ। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश की हुई बूट, वर्दी जो है लश्कर की वर्दी, यहाँ तो एनसीसी की वर्दी है, धोबी से धुलवाई है, और पॉलिश किया हुआ बूट है, एनसीसी का बूट होता है पेस्टल, पॉलिश बहुत अच्छी करते हैं, चमकाते हैं। और जुराबो जैसे चमचम होता है, टोपी पर लगाया है, शोल्डर पर भी लगाया है, वो पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते हैं तो लगता है हम फौजी हैं, जैसे एक फौज में वो भर्ती हो ऐसा वो अनुभव करते हैं। अब उसके बाद मास्टर प्रीतमचंद का जो स्वभाव है उसके बारे में वो एक बार सजा भी करते हैं, उसका शरीर कैसा है वो बताते हैं। तो मास्टर प्रीतमचंद पीटी साहब को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था, हमेशा गुस्से में रहने वाला, किसी को प्यार से बातें न करने वाला, कभी हंसता भी ना हो। उनका ठीक ना कद, हाइट में छोटा है और दुबला पतला शरीर उसका पतला है परंतु गठिया है, मतलब मजबूत है। ये समझना कि कोई दुबला पतला हो तो उसमें ताकत ना हो, तो गठिला शरीर और माता की दाग कि जैसे चेहरे पर काले दाग होते हैं, आपने कहीं शीतला निकला है, माता जी निकला है चेचक, तो माता की दागों से भरा चेहरा और बाज से तेज आंखें, जैसे बाज है वो शिकार करता है, सांप को पकड़ता है तब उसकी आंखें सचेत होती है, तेज होती है, किसी को भी पकड़ लेते हैं, जैसे सीधी कतार में ना हो, कोई भी सिर हिलाता हो सीधा उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। तो बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, यूनिफॉर्म पहना है एनसीसी का, और चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, चमड़े के बूट है, और सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था, डराने वाला। उसका चेहरा ऐसा है, ऐसे बूट ऐसा है, उसकी वर्दी ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी है, सब कुछ डराने वाला है, इसे देखते ही सामने वाला व्यक्ति डर जाए। उनके बूटों की जो ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरिया लगी थी कि जैसे टांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। आपने देखा हो जो सड़क पर चलने वाला जो टांगे का घोड़ा है उसके डाबला में खिलियां लगी होती है, फिसल न जाए, उसी प्रकार यह पीटी साहब के बूट के नीचे भी खुरिया लगी हुई है। और अगले हिस्से में, आगे के भाग में, हिस्सा वाला भाग कि पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले, पंजों के नीचे जो आगे का भाग है हमारे जैसे पंजे हैं उसमें मोटे खिली में उपलू मोटू माथू, तो सिरों वाले किले ठुके होते हैं, किले। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते, कठोर जगह जमीन पर हम चलते निशान नहीं होते, लेकिन ये प्रीतमचंद वहां चलते तो खुरियों और किलों के निशान वहां भी दिखाई देते हैं, इतना सख्त बूट है उसका। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी बूट पहनने के बावजूद भी
उनके टखनों में, कांडा में, पग्नु कांडू, टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती। अगर हम उसे पहनते तो हमारे पैर टेढ़े हो जाते हैं, मोच आ जाती है, फिर हम चलने के लायक नहीं रहते। उनको देखकर यदि घर वालों से बूटों की मांग करते हम कि पीटी साहब के बूट को देखते हैं, वही ऐसे ही बूट हमें खरीदने की घर वालों से हम जब मांग करते हैं तो माँ बाप यही कहते हैं कि टखने टेढ़े हो जाएगी, पैरों में मोच आ जाएगी, फिर सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे। ऐसे भारी भरकम बूट पहनना कोई आसान काम नहीं है, इसी काम नहीं है, जीवन भर अपाहिज हो जाओगे, ऐसे घर वाले समझाते हैं। तब मास्टर प्रीतमचंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, ऐसा स्वभाव, डांटने वाले, मारने वाले, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। डरना और नफरत करना, तिरस्कार, धिक्कार, क्योंकि इतना पिटाई करते हो तो कौन चाहेगी। कारण तो उसका मारपीट था, एक मारपीट की वजह से हम उसे तिरस्कार करते थे। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, हम सभी उसके साथ पढ़ने वाले, वह दिन नहीं भूल पाया। एक दिन की जो घटना है वह दिन, या आज तक याद है कि वह दिन नहीं भूल पाया कि जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे, 4th कक्षा में। उर्दू और फारसी जो नया सब्जेक्ट है, कई इंटरनेशनल स्कूलों में फारसी पढ़ाया जाता है, तो हमें उर्दू का तो 3री श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था। यानी कि उस समय सिस्टम था कि धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाए उसी वैसे ही नए नए अभ्यास, नए नए विषय दाखिल होते हैं। यानी कि 3rd में पहुंचे तब उर्दू पढ़ लिया, पर 3rd में फारसी था नहीं। अब आई फारसी 4ठी कक्षा में, फिर 5वीं कक्षा में इंग्लिश आएगा, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते समय पढ़ना शुरू किया है, 1 सप्ताह भी न हुआ था, 1 वीक न हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने हमें एक शब्द का पहेली याद करने को कहा। जब यहाँ तक हमने पढ़ा है तो आपको सभी शब्द याद रखना है, और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में, यानी इसी क्लास में, इसी पीरियड में, इसी टाइम पर हम ज़बानी सुनेंगे। यानी कि आपको लर्न करके आना है, आपको ऐसे बिना देखे ही, जबान से ही, मुंह से ही ज़बानी सुनेंगे, बिना देखे बोलना है। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, लर्न करते रहे, गोखरपट्टी करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। किसी को भी पूरी शब्द रूप है वो कोई याद कर सके नहीं। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा, एक एक को खड़ा किया, चलो कल वाला शब्द रूप सबको बताना है, अब बताओ। तो एक भी लड़का न सुना पाया। यानी कि फारसी शब्द है वो नया है, फारसी भाषा है वो नई भाषा है, अभी तक अच्छी तरह से सीखा नहीं है, तो किसी भी पूरे क्लास में सभी लड़कों को याद नहीं रहा। तभी मास्टर जी गुराए, गुस्से से चिल्लाए, और सभी कान पकड़ो, ऐसे गुस्से हो गए, क्या पढ़ते हो, खड़े हो जाओ, बैंड हो जाओ, और सभी कान पकड़ो। गुस्से के साथ चिल्लाते हुए सभी को बैंड कर दिया और कान पकड़ने का आदेश दे दिया। हम सब ने, लेखक व सहपाठी ने, झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर, पीछे से बाहें निकालना मुश्किल काम है, बाहें निकालकर कान पकड़े तो वो गुस्से से चीख पड़े, पीठ ऊंची करो। कान भी पकड़ना है, बैंड भी रहना है और पीठ भी ऊंची करना है, ये मुश्किल सजा है। अब पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन, दुख, टांगों में दर्द होने लगता है। मेरे जैसे कमजोर लड़कों तो, अगर जो कमजोर है वो तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते हैं। मतलब ज़्यादा देर वो बैंड और कान पकड़ कर कोई रह सकता नहीं, उसमें कमजोर तो क्या बात है, जो कमजोर है वो तो गिर पड़ते हैं। और जब तक मेरी और हरबंश की बारी आई, लेखक की और दूसरा लड़का हरबंश की बारी आई, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे, यानी ऑफिस में आ चुके थे। और जब हमें सजा दी जा रही थी, दंड मिल रहा था, तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूर्व दिशा की ओर से बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे।
यानी कि जब यहाँ स्कूल में सजा हो रही है उस समय हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब है वो हॉस्पिटल गए थे और कपड़ा से मिलने गए थे। उसके बाद वो जब वापस आते हैं वह दफ्तर के सामने ही और चले आ रहे थे, जहाँ ऑफिस है उसके साथ सीधे उसके साथ चले आ रहे हैं। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा, यानी कि पीटी प्रीतम चंद है वो चौथी कक्षा के बच्चों को सजा कर रहे हैं, मुश्किल सजा कर रहे हैं, ये देखा तो शायद वो पहला अवसर था कि वो पीटी प्रीतम चंद की उसी बर्बरता अत्याचार को सहन न कर पाए। इतने छोटे बच्चों को ऐसी सजा करते हुए देखा तो पीटी साहब की ओर उसने तिरस्कार से देखा और ऐसी सजा वो सहन नहीं कर सके और बहुत ही उत्तेजित गुस्से हो गए और उसी वक्त ही कह दिया कि व्हाट आर यू डूइंग, इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास, स्टॉप इज एटवंस। इसी वक्त ही उसे स्टॉप ड्रॉप करने के बोलते हैं कि क्या चौथी कक्षा को इसी प्रकार सजा करने की ये तरीका है कि इसी समय ही इसे स्टॉप कर दो। ये बाद में जो अर्थ बताते हैं, क्योंकि अभी लेखक चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं तब उसे अंग्रेजी पढ़ना शुरुआत नहीं हुई थी, हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था उस समय जो इंग्लिश में बोला वो कि क्या करते हो, क्या ये चौथी श्रेणी को सजा देने का ये ढंग है, ये तरीका है, इसे फौरन स्टॉप, तुरंत बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे में से आते ही दफ्तर में चले गए, बंद करने का आदेश दिया। गुस्से से कांपते हुए चिल्लाते हुए प्रीतम चंद को कहा उसे तुरंत उसी वक्त उसे सजा को बंद कर दो। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल, नौकरी से जो मुअत्तल करते हैं, निलंबित दंड करते हैं, निलंबित करके अपनी ओर से आदेश लिखकर, यानी प्रिंसिपल ने आदेश लिखकर डीओ कचहरी को भेजना पड़ता है। मंजूरी के लिए हमारी रियासत नाभा रियासत की जो राजधानी नाभा है वहाँ भेज दिया है, वहाँ डीओ कचहरी है। वहाँ हरजीलाल नाम के जो ऑफिसर है, हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम शिक्षा विभाग का जो डायरेक्टर डीडीओ डायरेक्टर थे, जैसे हमारे यहाँ सोलंकी साहब है, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। किसी को भी निलंबित करना है तो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की मंजूरी चाहिए। तो यहाँ से ऐसा लेटर भेज दिया है। अब फिर उस दिन के बाद ये पता होते हुए भी कि पीटी साहब प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल, यानी परमिशन कि अब आप स्कूल जा सकते हो, बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। पता है कि निलंबित कर दिया है, अब प्रीतम चंद स्कूल नहीं आ सकते हैं, फिर भी लेखक के मन में डर रहता है कि फारसी का क्लास आता है, मन में डर उत्पन्न होता है कि सर आएंगे तो। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती और फटने लगती, दर्द होता है, कौन आएंगे, सर आएंगे। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं, हेडमास्टर शर्मा या तो मास्टर नहोरिया, दूसरे टीचर राम जी कमरे में फारसी पढ़ने न आ जाया करते, तब तक हमारे चेहरे मुरझाए, उदास, मायूस और डरा हुआ रहता। फिर जब सर आ जाए तब होता शांति हास, आप लोग करते हैं कभी कभी, तो चेहरे उससे मुरझाए रहते हैं। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर, बाजार में सिटी में उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, एक मकान, इसमें जो छोटी छोटी पुराना मकान है, जो राजा से जैसा छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है, ऊपर चौबारा बनाया जैसा होता है, किराए पर ले रखा है, प्राचीन मकान है। वही आराम से वो रहते हैं, जैसे अपने मोरबी में नगर के पास जो अंदर जाते हैं, दरबारगढ़ की पुराना मकान था, छोटी छोटी खिड़की वाला, ऊपर दुकान है, तो आराम से रहते हैं।
कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर, मुअत्तल निलंबित, रत्ती भर थोड़ा सा भी चिंता नहीं, दुख नहीं है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। वो आराम से अपने घर में तोतों के साथ रहते हैं और पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों के दिन में कई बार भिगो कर रखे बादाम को पलार देते हैं कि भिगो कर रखे बादामों की गिरिया, दाने की छिलका उतार कर, छाल उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते हैं। जिससे कोई दुख नहीं है निलंबित होने का। पोपट से बातें करते हैं, तोतों से बातें करते हैं और उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे हैं, क्योंकि वो बड़े लड़के जो उसके घर काम करने जाते हैं तब उसके साथ वो गए थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते हैं। पहले ये बात भी, गांव में भी जो टीचर है, गांव के लड़के जो पढ़ते हैं और गांव के लड़के उसके घर जाते हैं उसके काम करने के लिए। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि इतने सख्त, इतने कठोर, इतने सजा करने वाला प्रीतम चंद और अपने घर में रखे 2 तोतों के साथ प्यार से कैसे बातें कर सकता है। ये चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर, एडिया मार मार कर, पंजे मार मार कर, ये तो सोटी मार मार कर हमारी चमड़ी तक उघेड़ देने वाला, बहुत सजा करने वाला, वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेता है, ये चमत्कार ही था। तो 2 रूप है, नरम स्वभाव भी यहां दिखाई दे रहा है, तोतों के साथ प्यार से बातें करना। क्या तोतों को उनकी दहकती, क्रोध, जलने वाली, ईर्ष्यालु, गुस्से वाली, बुरी आंखों से भय न लगता होगा? प्रश्नार्थ है, उसे डर नहीं लगता होगा? हमें तो हमेशा उसको देखते डर लगता था। तो हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आती थी, क्योंकि अभी वो 4ठी कक्षा में पढ़ते हैं, छोटे हैं, लेकिन बस एक उन्हें अलौकिक ही मानते हैं, अलौकिक, अद्भुत उसे मानते हैं कि उसका अद्भुत स्वभाव है कि तोतों के साथ बातें करना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो लेसन है वो पूरा होता है। लेखक के बचपन के दिनों की बात बताई गई है। इसमें 2-3 चरित्र भी आता है, ओमा, प्रिंसिपल साहब, पीटी साहब और नानी का घर। तो सभी लड़के एक जैसे ही, खेलते समय कोई बातों का स्वभाव या तो कोई भाषा का बंधन नहीं होता है। तो इसी प्रकार बचपन की जो अद्भुत आनंद, पढ़ाई और पढ़ाई में डर, नहीं पढ़ने का मन, होमवर्क का भी ऐसा हाल, ये सारी बातें जो पढ़ाई उसे घटनाओं का समझकर ध्यान में रखते हुए, आपको घटना को ध्यान में रखते हुए याद रखना है। और अभी जो सभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आपको फिर बुक में लिखना है। तो फिर अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश में ये सिद्ध होता है? जैसे वो खेलने की बात आती है, राजस्थान और हरियाणा की बात जो आती है, तो लेखक बताते हैं कि बचपन में उनके अनेक साथी हरियाणा तथा राजस्थान की बोली बोलते हैं। उनकी बोली उन्हें समझ नहीं आती थी, इसलिए वे कई बार उनकी बोली की हंसी भी उड़ाते थे। परंतु जब वे उनके बच्चे मिलकर खेलने लगते हैं तो उनकी बोली अपने आप समझ जाने लगती थी। इससे सिद्ध होता है कि आपसी व्यवहार में कोई भी भाषा बाधक नहीं बन सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, पीटी साहब की शाबाश शब्द जो प्रार्थना के समय लाइन में रहते हैं, या तो झंडी हिलाते हैं, या तो परेड करते हैं, स्काउटिंग करते हैं, तब जब शाबाश हो और फौज की तमगोशी क्यों लगती है, स्पष्ट कीजिए। तो सभी बच्चे जो पीटी मास्टर के जो रोब राब से डरते हैं, इसलिए उनकी शाबाशी और प्रशंसा को भी बहुत महत्व देते हैं। कि हमेशा गुस्से में रहने वाले प्रीतम चंद एक बार भी शाबाश कह दे वो हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए उनसे मिली गुण उन्हें अन्य अध्यापकों से मिली गुणों से भी अधिक मूल्यवान है। यही कारण है कि पीटी मास्टर से मिली शाबाशी उन्हें फौज के तमगे से के समान महत्वपूर्ण लगती है। नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी कापियों से आती विशेष गंध से लेकर क्या बालमन में और बालमन क्यों उदास हो उठता है, उसके बारे में, जो पुरानी कॉपी के बारे में, आगे का अभ्यासक्रम के बारे में बताया था कि एक तो टीचर बदलते हैं और एक तो जो लड़का आगे
वो बुक से पढ़ चुका हो, उसकी पुस्तक मिलता है, तो ये दोनों बातें उसके उदास कर देती है। तो नई श्रेणी जाते समय उत्साह और होना चाहिए था, इसी प्रकार अगली कक्षा की किताबों को पाकर भी उमंग होनी चाहिए थी, परंतु लेखक उदास हो जाता था। उनके दो कारण थे। एक तो लेखक को अगली कक्षा की पढ़ाई अधिक कठिन प्रतीत होती थी, मुश्किल पढ़ाई प्रतीत होती थी, और दूसरा है उसे नए मास्टरों की मारपीट का भय। कभी कभी ये भी कारण हो सकता है कि बच्चों की जो पढ़ाई रुक जाती है उसके पीछे ऐसे सख्त टीचर भी जवाबदार होता है, और कई बच्चे ऐसे पढ़ाई छोड़ देता है, और वह पुराने छात्रों से बहुत अधिक अपेक्षा किया करते थे, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स हो, और अपेक्षा पूरी न होने पर वे छात्रों की चमड़ी उखेड़ने को भी तैयार रहते हैं, पनिश करने के तैयार होते हैं। ये भी डर होता है, इसी वजह से बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? अच्छा जो कर्म करते हैं, अच्छी परेड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि लश्कर या तो पड़ाव हमने जीत लिया हो। लेखक ने फौजी जवानों के जो फुटबूट शानदार वर्दी, अपनी लेफ्ट राइट परेड आदि को देखा, और अपनी गरीबी के कारण वो फौज के जवानों में बहुत महत्वपूर्ण मानता था। यही कारण है कि वो जब स्काउटिंग की वर्दी पहनकर गले में रंगीन रुमाल डालकर झंडियां हिलाते हुए परेड करता था, तो उसे फौजी जवानों की सी शान अनुभव होती। मैं भी फौज में भर्ती हो गया हूँ, फौज जैसा वो आनंद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? जैसे ये चौथी कक्षा वाली घटना है, पनिशमेंट कर रहे हैं, फाड़ू की जो शब्द पहली पढ़ने दिया था, तो हेडमास्टर शर्मा जी ने देखा कि पीटी मास्टर ने चौथी कक्षा के छात्रों को क्रूरता पूर्वक मुर्गा बना रखा है, बर्बरता क्रूरता किया है। तो केवल इतना ही नहीं, उनसे उन्हें पीठ ऊंची करने का भी आदेश दिया। यह स्थिति बहुत ही भयंकर होती है, मुश्किल होती है। ये तो विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए खास यह दंड, ये भीषण यातना बहुत ही दुख देने वाला होता है, तो इसे अनुचित है मानते हुए हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया। 6 नंबर, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? तो वही घटना है पीटी साहब वाली परेड वाली घटना है, झंडी हिलाना है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब कोई भी कारण हो सकता है, स्कूल जाने की रुचि हो सकती है, तब हम स्कूल जाते हैं, बाकी उसे हमेशा उदास करने वाली होती है घटनाएं। तो लेखक मानता है कि बचपन में उन्हें जब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी स्काउटिंग का अभ्यास करते समय उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगता था। जब वे नीली पीली झंडियां लेकर पीटी साहब की सिटी पर 1 2 3 कहने पर झंडियां ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं करते थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खाकी वर्दी और गले में 2 रंगा रुमाल लटकाना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और विशेष रूप से जब पीटी मास्टर उसे शाबाशी देते थे तो उन्हें बहुत ही स्कूल अच्छा लगता था, और उसी वजह से वो स्कूल भी जाया करते थे। तो नेक्स्ट, सपनों के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक छात्र जीवन में छुट्टियों का काम पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाता है? तो लेखक अपने स्कूली जीवन में छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने की बात तब शुरू करता है जब छुट्टियां आधी खत्म होने लगती है, 1 महीना बाकी रह जाता है। हिसाब के मास्टर जी कम से कम 200 सवाल देते हैं। लेखक सोचते हैं कि यदि उसने रोज 10 सवाल भी कर लिए तो 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा, सवाल पूरा हो जाएंगे। परंतु खेलते खेलते 10 दिन और बीत जाते हैं। फिर सोचता कि 10 दिन में 10 के बजाय हम 15-20 सवाल भी कर सकते हैं। ऐसे सोचकर फिर छुट्टियां गंवानी शुरू हो जाती है। कुछ साथी सोचते हैं कि सवाल करने से अच्छा है कि मास्टर जी का मार खा लेते हैं, 2 थप्पड़ का सस्ता सौदा है। वे बहादुर से मार खा लिया करते हैं और 200 सम करते नहीं हैं। कभी कभी लेखक भी ऐसा बहादुर बनने का कल्पना कर लिया करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर वासन काम नहीं। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं, चरित्र चित्रण। तो कठोर पीटी मास्टर एकदम सख्त पॉइंट, फिर अयोग्य अध्यापक और स्वाभिमानी।
3 पॉइंट। तो पीटी मास्टर खूब कठोर था। वो छात्रों को अनुशासन में लाने के लिए बहुत कठोर और क्रूर दंड दिया करते थे। बर्बरता, छात्रों को घुड़की देना, आंखों से घुड़की देना, ठूठे से मारना, बूट के पंजों मारना, उन पर बाग की तरफ झपटना, उनकी खाल खींचना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था, आसान काम था। उसे यह सहन नहीं हुआ कि कोई भी बच्चा कतार से बाहर हो या टेढ़ा खड़ा हो तो अपनी पिंडली खुजलाते हो, झुक कर कभी घुटनों में या तो नीचे पिंडली में खुजल आती है, बस झुकते हैं। तो उसी बच्चों को वो जब समझाने की जगह पर उसके ऊपर झपटा मारते हैं, कठोर दंड देते हैं। समझाने की बजाय उसे कठोर सख्ती से पेश आते हैं, दंड देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, अयोग्य अध्यापक। पीटी मास्टर जब फांसी पढ़ाने लगता था तो और भी क्रूर हो उठता है। वो बच्चों को समझाने की बजाय डंडे से काम करता चाहता था। वो चाहता बच्चे भय के मारे पाठ याद कर ले। जिस पाठ को कक्षा का एक भी बच्चा याद न कर पाया वो पाठ जरूर या तो कठिन होगा या छात्र अधिक योग्य न होंगे। उन दोनों ही स्थितियों में मास्टर का पीटना बेचू का काम था, अच्छा काम नहीं है। ऐसा व्यक्ति खच्चर तो हाँक सकता है, छात्र को नहीं पढ़ा सकता, इसलिए अध्यापक अयोग्य कहा गया है। स्वाभिमानी, पीटी मास्टर का सिद्धांत है कि लड़कों को डांट डपट कर रखा जाए, उसमें अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहता है। उसकी सोच गलत हो सकती है परंतु अपनी नजरों में वो ठीक है, ऐसा वो समझते हैं। इसलिए चौथी कक्षा के बच्चों को मुर्गा बनाकर कष्ट देना उसे अनुचित नहीं लगता। अतः जब हेड मास्टर उसे कठोर दंड देने पर मुअत्तल कर देते हैं तो भी वह गिन गिनाना या तो माफी मांगना नहीं जानता है, नहीं चाहता है। वो आराम से अपने कमरे में रहकर चेलों की सेवा लेता है, विद्यार्थी की सेवा लेते हैं, तोतों को खिलाते हैं, तोतों के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। वह मीठी मीठी बातें केवल तोते से ही कर सकता है, हार्ड मास के बच्चों से नहीं। माने बच्चे तो उसके शिकार है। घोड़ा घास की यारी करेगा तो खाएगा क्या, इसी ऐसे वो मानते हैं। बच्चों तो हमारा शिकार है, बच्चों को दबाव में रखना चाहिए। विद्यार्थी को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार बताना है, स्पष्ट करना है। क्या इसे इसी प्रकार सजा करना चाहिए या नहीं, तो आप अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। यहाँ देखते क्या आंसर है। विद्यार्थी को अनुशासन में रखने के लिए पहले उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी। उन्हें ठूठों से, बिलों से खूब पीटा जाता था। उन्हें बच्चों को मुर्गा बनाकर थकाया जाता था। वर्तमान काल में बच्चों को शारीरिक दंड दिया जा सकता है नहीं, तो मेरे विचार से शारीरिक दंड पर रोक लगाया हुआ है, बहुत आवश्यक कदम है। बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड से नहीं अपितु मानसिक संस्कार द्वारा अनुशासन में करना चाहिए। उनके लिए पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आदि उपाय अधिक ठीक हो सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है वो छात्र अपने विचार को प्रस्तुत करना है। और पंक्ति जो है, जैसे कि प्राय अभिवाचक खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की सलाह देते हैं अभिवाचक अपने हितरक्षक। तो खेल आनंद में होते हैं। आनंद लेना हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी से बच्चों को जीने की शक्ति मिलती है। खेलों के कारण उसकी जीवन में जो रुचि बढ़ती है, खेलों के स्वास्थ्य अच्छा होता है, अनुशासन आता है, मन में साहस, हिम्मत और बहादुरी आती है। अतः खेल जीवन के लिए जरूरी है। दूसरा, खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? तो अभिभावक चाहते हैं कि पढ़ाई करें, हमारा पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन खेल भी जरूरी है। वे खेलों में समय गंवाने को बेकार मानते हैं। उन्हें लगता है कि खेलों में भूले रहने के बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और इसीलिए उन्नति नहीं हो पाती है। तो अभिभावक की जो भावना पर ध्यान का रखूंगा और मैं दिन भर खेलने की बजाय खेल और पढ़ाई में संतुलन बिठाऊंगा। मैं प्रतिदिन 1.5-2 घंटे तक खेला करूंगा। छुट्टियों में भी कभी कभी अधिक समय भी खेला करूंगा। इसके लिए मैं स्वयं पर नियंत्रण रखूंगा, ये अपनी खास जवाबदारी है। तो अपनी दिनचर्या को इस प्रकार निश्चित करूंगा कि खेलों के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा न हो, बल्कि खेलों से मुझे जो आनंद और शक्ति मिले उसे पढ़ाई में झोंक दूं।
अन्य 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। तो सपनों कैसे दिन पाठ के आधार पर बचपन की मस्ती का वर्णन कीजिए। बचपन में जो लेखक ने बात की थी, खेलना, आनंद करना, लकड़ी को ढेर पर चढ़ना, तालाब में नहाना, वो सारी बातें। तो सपनों कैसे दिन पाठ में लेखक बचपन की मस्ती का जो वर्णन करते हैं, तो बचपन में लेखक अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खूब खेलता करता था। उनके सिर पर पढ़ाई का बोझ नहीं था। लेखक के अधिकतर साथी स्कूल को कैद खाना मानते थे। वे स्कूल में पढ़ाई से अधिक ध्यान फूल पत्तियों, झाड़ों, स्काउटिंग की झंडियों लगाया करते हैं। तो लेखक को सबसे अधिक आनंद ननिहाल में, मामा के घर में जो जाकर तालाब जो था उसमें नहाना, उसमें मिलता था। वहाँ दिन भर रेत की टीले पर चढ़कर तालाब में कूदना, फिर रेत में लोटपोट होकर फिर तालाब में छलांगे लगाना। इस प्रकार वे खूब उछलकर मस्ती करता हुआ नहाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे तैरने के चक्कर में गहरे पानी में फंस जाता है, तब वो बहुत ही कठिनाई से बाहर निकल पाते हैं, परंतु अगले दिन फिर से वही तालाब में कूदने जाना, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ग्रीष्मोवकाश के बाद जो कार्य मिलता है वो तो हमने देख लिया है। प्रश्न के 200 सम मिलता है तो उसका हिसाब लगाते हैं, 10 करते हैं, फिर 15 करते हैं, और कोई कोई ऐसा मानते हैं कि हमें 200 सम करना है, इससे अच्छा है बहादुर दिखाए, सस्ता सौदा है, टीचर की 2 थप्पड़ खा लेगी, पर होमवर्क करते नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको फेसबुक में लिखना है, फिर से बोलता हूँ। और सभी जो पाठ की घटनाएं 3 भाग में मैंने डिवाइड किया है, आपको उसे भी 6 भाग में डिवाइड करना है तो कर सकते हो। यानी कि घटनाओं को डिवाइड करते हुए आप पढ़ोगे, याद रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसी पाठ में से 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, तो उसी प्रकार आपको 3 मार्क के हिसाब से तैयारी करना है। तो यहाँ पर ये पाठ हम पूरा करते हैं। अस्तु।